गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन क्या होती है, इसको आप कैसे डिराइव कर सकते हो, और इस इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम अमित कलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, बताओ भाई। गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन। भाई देखो मैं आपको बताऊं, जो नेट वाले हैं वो भाई गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन का डेरिवेशन छोड़ सकते हैं। आप सिर्फ इसका रिजल्ट याद कर लियो, ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस, इसका रिजल्ट और इसकी सिग्निफिकेंस। लेकिन भाई एमएससी में आता है और क्योंकि भाई बहुत ईजी इसका डेरिवेशन, तो भाई मैंने यहाँ पर फिर भी ऐड कर दिया, ठीक है बात, ओके। लेकिन भाई इसको आप टोटल बताओ क्या, इसको भाई आप टोटल क्या करते हो, 3 पार्ट्स में हमने इस टॉपिक को डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन, फिर आपने क्या पढ़ना है, डेरिवेशन ऑफ गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन, फिर आपने क्या पढ़ना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई, डेफिनेशन ऑफ गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन। तो भाई ये एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ना, गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन क्या होती है, एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है जो क्या करते हो भाई, किसी मिक्सचर के अंदर जो क्या होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स, उनके केमिकल पोटेंशियल्स म्यूचुअली कैसे डिपेंड करते हैं आपस में, कि एक का केमिकल पोटेंशियल दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। म्यूचुअल कोरिलेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल पोटेंशियल्स इन मिक्सचर, समझ गए बात। उसको बताने वाली इक्वेशन को भाई सारा शहर किस नाम से जानता है, बोलो भाई, गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन, ठीक है, ओके। इसका डेरिवेशन बहुत इजी है, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी। बताओ क्या भाई, आपको ये पता है कि फ्री एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, TP N1 N2 N3 पे, वेरी गुड। तो मैं ये बोलूँ भाई, इस G का, इस फ्री एनर्जी का क्या करो, डेरिवेटिव करो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट, जब आप टी के रिस्पेक्ट में क्या करोगे डेरिवेटिव, जब भाई आप इसका टी के रिस्पेक्ट में क्या करोगे डेरिवेटिव, तो क्या कांस्टेंट करना पड़ेगा, P N1 N2 N3, और जब पी के रिस्पेक्ट में, तो यहां बताओ भाई मैंने ये किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, पहले भाई टी के, तो कर लीजिए भाई, कर ली टी इंटू डी टी, और कांस्टेंट क्या रखो बताओ भाई, अरे बोलो भाई, कांस्टेंट बताओ आपने क्या करना है, प्रेशर N1 और N2, और जब आपने बताओ क्या करना है, बोलो भाई, कर लीजिए भाई, कर ली P, तब क्या करो, T N1 N2 कांस्टेंट, और जब आप भाई फर्स्ट स्पीशीज जो मोल है N1, उनके कोरस्पॉन्डिंग आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो, तो TP, और बाकी सभी मोल क्या रखो कांस्टेंट। पता ना आपको सारा ये। अब अगर मैं ये कह दूं कि मुझको निकालनी है यहाँ पर पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सानू टी और पी क्या करने पड़ेंगे, कांस्टेंट, इजंट इट। तो क्या हो जाएगा, तो टी और पी कांस्टेंट करते ही, तो टी कांस्टेंट करते ही डी टी क्या हो गया, जीरो। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाए, टर्म जीरो, सेकेंड टर्म क्या हो जाता भाई जीरो, लेकिन थर्ड टर्म जीरो नहीं है, क्यों, तो इस टर्म के अंदर भाई टी और पी ऑलरेडी क्या है, भाई आप मरे मरे को नहीं मार सकते, समझे बात है। तो पहले ही क्या भाई कांस्टेंट, आपको टी और पी कांस्टेंट, आपको कर दो कांस्टेंट, यहाँ तो ऑलरेडी क्या है कांस्टेंट, ठीक है बात, ओके। तो वही बात होगी भाई, वो है ना वही भाई, वो एक बारी एक, अरे हस्तरेखा विज्ञान नहीं होता, जो ये विज्ञान नहीं होता आपको, तो ये सब भाई फ्रॉड होता है। अरे हस्तरेखा जो होती है, ये ज्योतिष शास्त्र वगैरह नहीं है, इसका रीज़न पता क्या होता है, ये शुरुआत इनकी ज्योतिष की शुरुआत कैसे हुई, जो ज्योतिषी होते हैं ये हाथ देख के आपका भविष्य बताते हैं, ठीक है। तो भाई इसके बारे में कहानी भी है। एक बारी भाई एक ज्योतिषी आ गया गाँव में, ठीक है, तो भाई उसने बड़ा भाई लोगों को लूटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हाँ देखता भाई कभी ये है तेरा, ये होना तेरा, वो होना है,
भाई बोलता आज आज इस दिशा में नहीं जाना है। अब उसी दिशा में किसी खेत है, वहाँ पर फसल सूख रही भाई, ज्योतिषी ने बहका दिया कि वो सड़ जाएगा तो मर जाएगा भाई, ये नुकसान हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ी। तो एक गांव में भाई ज्योतिषी, उसने बड़ा ऐसे भाई बड़ा उन्होंने उसने लोगों को परेशान कर दिया। तो उस गांव में एक जाट था, ठीक है भाई, क्योंकि मेरे तो स्टोरी मैंने जो सुनी मैं आपको बता रहा हूँ भाई। तो जाट था भाई, उसने देखा कि वो तो बड़ा परेशान कर रहा है भाई। तो वो जाट ने सोचा भाई इसको थोड़ा तो इसको लाइन पे लेके आना पड़ेगा। वो एक लठ लेके और ज्योतिषी घर पहुंच गया, ठीक है। तो जाके बोला कि ज्योतिषी महाराज आपको सारा पता है? वो बोला जी मैं तो भाई त्रिकालदर्शी हूँ, मुझे सब पता, मुझे भूत भविष्य वर्तमान सब पता है, ठीक है। तो जाट ने कहा कि वो लठ लेके ऐसे, और ये बता कि मैं ये लठ तेरे पैरों पे मारूंगा कि तेरे सर पे मारूंगा। अब ज्योतिषी फंस गया भाई, अगर वो बोले कि पैर तो सर पे आए, और सर बोले तो वो पैर पे आए, समझे बात। वो बोले ये जोड़े हाथ, और भाई उस दिन वो गांव छोड़ के भाग गया, ठीक है। तो खैर भाई वैसी बात है। तो ये सब होता है प्रोपेगेंडा भाई, ठीक है। लेकिन आपको इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चलो थोड़ा इसको भाई थोड़ा आपको दूंगा रीजन भाई, ठीक है। वही बात हुई नहीं, जैसे ये कहता है कि यहाँ तो ऑलरेडी क्या दोनों वैल्यू कॉन्स्टेंट था ना, कि वो ज्योतिषी के पास चला गया भाई, हाथ देखे बोला बोले तेरे ऊपर तो शनि का भार है। बोला ज्योतिषी महाराज क्या किया जाए, ठीक है। वो बोला भाई 2100 रुपये लगेंगे, समझे बात नहीं, 21,000 रुपये लगेंगे, और ये यज्ञ होएगा फलाना ढिमकाना भाई, तेरा भार उतर जाएगा। बोला जितने तो पैसे कौन है? बोला भाई फिर काम करे, थोड़ा छोटा यज्ञ हो जाएगा, 5,000 रुपये लगेंगे। बोला इतने भी कौन है, ठीक है। बोला 1100 रुपये दे दे और मैं एक मंत्र पढ़ दूंगा, तेरा भाई भार दूर हो जाएगा। बोला जी 1100 रुपये भी कौन है? बोला जा तेरा शनि के बिगाड़ लेगा। तो ये सिंपल सी बात है, अगर टी और पी कॉन्स्टेंट कर दिए तो ये तो क्या कहता भाई, टी और पी कॉन्स्टेंट करने पर इस टर्म में क्या बिगड़ जाएगा, ये तो ऑलरेडी क्या है कॉन्स्टेंट। अच्छा चलो भाई मैं बता रहा हूँ ऊपर, इसकी पता इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी इस ज्योतिष शास्त्र की? क्योंकि जिस भी चीज के अंदर, जिस भी स्टडी के अंदर एलिमेंट होगा ना, जो भाई चीजों को एक्यूरेटली, जो आपको बहुत यूजफुल और सर्टेन रिजल्ट देगी, उसके बारे में फ्रॉड अपने आप शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो जो विद्या होती है, जो विद्या भाई एक्यूरेट होती है, जो विद्या क्या होती है, रिलायबल होती है, सर्टेन होती है, एब्सोल्यूट होती है, ठीक है, जो रिजल्ट देती है बाकायदा, तो उस पे लोगों का भरोसा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और जब एक सही चीज के ऊपर भरोसा जाता है लोगों को समय के साथ, तो उसके आसपास फ्रॉड चीजें अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, जो उसी की तरह खुद को प्रिटेंड करती कि हम भी इसी का पार्ट है, ताकि वो खुद भी फिर क्या करती हैं, ताकि तो कि भाई ये विद्या अगर अच्छी है, सही है, तो हम भी क्या है बिल्कुल ठीक है। तो होता क्या है, क्योंकि आपको जो एंशिएंट इंडिया था भाई, जो एंशिएंट इंडिया था, वहां पर आपको पता बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर थे। पता आपको इस चीज का? जो एंशिएंट इंडिया है, जो एंशिएंट इंडिया था भाई, उसके अंदर बहुत सारे क्या थे, एस्ट्रोनॉमर्स। इसमें आर्यभट्ट थे, समझे, उसमें भाई क्या बोलते हैं, ब्रह्मगुप्त थे, इजंट इट। तो भाई प्राचीन काल में यहाँ पर बहुत सारे कौन थे, एस्ट्रोनॉमर्स, जो खगोल विद्या की जानकारी जिनको थी, जो मैथमेटिक्स के जरिए भाई जो प्लेनेटरी मोशंस को बता दिया करते। न्यूटन से कहीं पहले वो क्या बता दिया करते भाई, न्यूटन केपलर से कहीं पहले वो क्या बता दिया करते, प्लेनेटरी मोशन कैलकुलेट करके बाकायदा, कि भाई ये प्लेनेट, समझे बात भाई, इस टाइम घूम के यहाँ पर आता है। ये एक्चुअल में एक भाई एंशिएंट इंडिया में साइंस थी, एस्ट्रोनॉमी, उसको बोलते थे खगोल विद्या। पता आपको इस चीज का? या उसको भाई ज्योतिष भी बोल देते उस विद्या को। लेकिन उसमें इंसान के भविष्य की बात नहीं होती थी, उसमें बात होती थी प्लैनेट्स के भविष्य की। और भाई क्योंकि आपको पता है कोई चीज घूम रही है किसी पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री में, तो क्लासिकल वर्ल्ड में हमको पता भाई, हमको वेलोसिटी पता हो, हमको पाथ पता हो भाई, हमको उसकी फ्यूचर पोजीशन सारी मालूम होती है। तो भाई पुराने जो हमारे कौन थे, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे, वो भाई अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बता दिया करते हैं कि ये जो प्लेनेट है ये इतने साल बाद घूम के यहां पर आएगा। और वो कमाल की बात लोगों ने क्या देखी, वो आता नहीं, समझे बात भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, वो ये बता दिया इतने साल के बाद भाई सूर्य ग्रहण होगा। वो क्या बता दिया करते कि इतने साल के बाद क्या होगा भाई, इतने साल के बाद क्या होगा, चंद्र ग्रहण भाई।
कि इतने साल के बाद भाई सूरज, धरती, भाई चांद, ये इस में ऐसे ऐसे होएगा। और जब कमाल की बात थी ऐसा होता बिल्कुल, तो लोगों ने क्या देखा भाई कि तो कमाल की, भाई इनके पास इतनी खतरनाक विद्या है कि आसमान में जो रहा वो ये बातें पहले ही बता देते। नहीं समझे बात? तो इनको भाई भविष्य के बारे में पता है। तो उनको बोला भाई तुम्हें भविष्य के बारे में पता है? बोला भाई बिल्कुल भाई, क्योंकि ये मोशन क्या होती हैं, पीरियडिक होती हैं, और हमको पता है ये चीज़ घूम के कब कहाँ पर आएगी। तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये सारा क्या है, मैथमेटिक्स, ये साइंस है भाई, ठीक है। लेकिन जो ठग थे उन्होंने देखा भाई कि लोगों को तो लोग उनसे पूछने लगे कि कब क्या होता है, सूर्य ग्रहण कब क्या होता है भाई, चंद्र ग्रहण भी, नहीं समझे बात? तो उन्होंने देखा तो लोगों को, उनको तो ऐसे लोगों की वैल्यू समाज में बहुत ज़्यादा थी भाई, क्योंकि ये क्या थे, पढ़े लिखे लोग जिनको मैथमेटिक्स, फिजिक्स की नॉलेज थी, जो प्लैनेट्स की भविष्य की गति बता दिया करते, अरे क्लासिकल मैकेनिक्स के जरिए। लेकिन फिर भाई कईयों ने फिर क्या दावा करना शुरू कर दिया कि ये जैसे इंसान भाई ये प्लैनेट्स की भविष्य बता सकता है ना, कि कौन प्लैनेट कब कहाँ पर आएगा, वो तो होता ही भाई, वो तो मैं इंसानों का भविष्य बता सकता हूँ। तो लोगों सोचता भाई जब प्लैनेट्स का जो इतने बड़े हैं भाई, इतने दूर हैं, जब उनके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, तो इंसान के भविष्य बारे में भविष्यवाणी क्यों नहीं कर सकते? बात आपको पहले पड़ी। तो इस तरीके से फिर लोग क्या बताने लगे भाई, हाथ देखने लगे भाई, नहीं समझे बात? और लोगों को लगा कि भाई अगर ये, और मान लिया उस आदमी को, मान लिया उसने वो मैथमेटिक्स सीख लिया है जिससे वो प्लैनेट्स का भविष्य बता सकता है, तो लोग क्या सोचेंगे कि जब प्लैनेट्स का भविष्य बता सकता है तो तेरा भविष्य भी, अब प्लैनेट्स आपको पैसे नहीं देते भविष्य देखने की, दिक्कत ये है, समझे बात? इंसानों का भविष्य बताने में फायदा है। बात आपको पहले पड़ी। इस तरीके से नहीं है जो ठग थे, जैसे अगर आपको पता होगा ना, एक पर्टिकुलर, अगर मान लिया, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई, एक पर्टिकुलर दवाई मार्केट में चल जाए तो उससे मिलती जुलती काफी सारी दवाइयां मार्केट में उसके नाम से डुप्लीकेट माल आना शुरू हो जाता भाई। तो इस तरीके से नहीं, जो ये ठग थे फिर ये मार्केट में आ गए। कोई बोलना कि भविष्य नहीं, कौन कहता भविष्य नहीं बता सकते? बिल्कुल भाई, आप प्लैनेट्स का भविष्य एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हो, कौन कहाँ पर आएगा इस टाइम। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इंसानों का भविष्य बता सकते हो। लेकिन लोगों को यकीन आ गया भाई कि अगर प्लैनेट्स का, अगर एक चीज़ का, लोग क्या सोचते हैं, लोग इतना लॉजिकल नहीं होते भाई। आम आदमी क्या सोचता है कि अगर एक प्लैनेट का भविष्य बताया जा सकता है कि ये किस टाइम पे कहाँ पर होएगा, तो इंसान का भविष्य बताया जा सकता होगा भाई, इसकी कोई विद्या होती होगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी। ऐसे फिर हुआ ठगों का उदय। क्या? हाँ, ठग, इन्हें क्या बोलते हैं भाई, एक तो ये जो मांग लिख, खैर छोड़ो, ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, छोड़ो इसको। लेकिन आपको रीजन आपको मालूम पड़ा ऐसे शुरुआत कहाँ से हुई है? ओके, अब बताओ भाई, अरे ये कहाँ से है, कहाँ आगे? हाँ, तो भाई ये टर्म तो क्या हो जाएंगे, पहले दो टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो। लेकिन भाई ये टर्म तो जीरो ना हो तो कौन सी टर्म बच गई बताओ? तो भाई ये n1 का डेरिवेटिव बच गया नहीं, n2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, n3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बच गया ना भाई। अब ये बताओ क्या है, अब ये क्या है, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी पहले कंपोनेंट की। तो ये क्या है, अच्छा भाई इसमें करली g बाई करली n1, इसको मैं क्या बोल दूं, μ1 केमिकल पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट स्पीशीज। तो ये क्या बन जाएगा, μ1 dn1। और इसे मैं क्या बोल दूं, इसे मैं क्या बोल दूं बताओ, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी सेकंड कंपोनेंट की क्या हो गया, μ2, इजंट इट? और ये क्या, μ3। तो ये क्या बन गई, μ1 dn1, μ2 dn2, μ3 dn3। इनकी वैल्यू पुट करो भाई, तो बताओ मेरे पास क्वेश्चन क्या आएगी, μ1 dn1, μ2 dn2, μ2 dn3। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई, अगर सिस्टम की ओवरऑल कंपोजिशन क्या है, डेफिनेट, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल क्या रहता है उसके अंदर भाई, कांस्टेंट। अगर उसमें ओवरऑल नंबर ऑफ मोल बताओ क्या रहे, बताओ भाई कांस्टेंट। तो अब टीपी और टीपी के साथ आप कैपिटल एन को भी क्या कर सकते हो भाई, सभी टोटल नंबर ऑफ मोल क्या है, कांस्टेंट। ये मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया ना भाई। तो ये सम क्या होना चाहिए मेरे पास, जीरो। अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे तो क्या है मेरे पास ये, तो μ1 n1, μ2 n2, μ3, अरे भैया आपने क्या कर दिया, सारे क्या कर दिए,
आपने टोटल नंबर ऑफ मोल अपने क्या कर दिए, कांस्टेंट। अब आप मुझे बताओ, अब आप ये बताओ भाई, आप ये इक्वेशन देखो, कौन सी इक्वेशन आप 11 देखो, अगर ये भी कांस्टेंट है तो क्या होगा, तो μ1 n1, अरे भाई इसका केमिकल पोटेंशियल इसके मोल, नहीं समझे बात, अरे ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, केमिकल पोटेंशियल इनटू मोल, अरे मोल और फ्री एनर्जी नहीं, टोटल फ्री एनर्जी कैसे होता है हमारे पास, तो केमिकल पोटेंशियल इनटू नंबर ऑफ मोल, केमिकल पोटेंशियल नंबर ऑफ मोल, सारे आपने जोड़ दिए। अब एक काम करो, इस इक्वेशन में आप क्या करो, बोलो भाई, अब आप क्या करो इसका भाई डिफरेंशिएशन करो इसका, बताओ मुझे क्या मिलेगा। एक बार क्या होगा, n1 कांस्टेंट μ1 का, फिर μ1 कांस्टेंट n1 का, ऐसे आपने सारे बताओ आपने क्या कर दिए, डेरिवेटिव आपने कर दिए ना, कोई डेरिवेटिव क्या नहीं कर दिए। अब ये बताओ, अब आप इसमें से कौन से इकट्ठे कर लो, बताओ भाई, μ1 dn1, भाई डेरिवेटिव क्या है ना आपने, तो काम करो μ1, अरे भाई ये क्या हमारे पास, कहाँ गया μ1, μ1 कहाँ गया, हाँ यूँ रहा, ये क्या μ1 dn1, तो क्या गया, तो μ1 इनको इन टर्म्स को आप क्या करो, रीअरेंज करो, तो μ1 dn1, μ2 dn2, μ3, और ये क्या हो गया n1 dμ1, n2 dμ2, n3 dμ3, isn't it। अब आप ये बताओ भाई, n1 dμ1, n2 dμ2, n2 सॉरी n3 dμ3, बताओ क्या होगा हमारे पास ये, अरे बोलो भाई, अरे अब आप ये बताओ, अगर आप कंपेयर इक्वेशन 10 और इक्वेशन 13 देखो, कहाँ इक्वेशन 13, 10 कहाँ बताओ भाई। अब आप ये बताओ भाई, जो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, μ1 dn1, μ2 dn2, μ3 dn3, ठीक है, ये बताओ क्या होनी पड़ी, ये सारी वैल्यू बताओ क्या होगी, 0, तो मेरे पास तो कौन सी टर्म मेरे पास बताओ, सिर्फ बताओ कौन सी टर्म बची। अब आप मुझे बताओ भाई, देखो हमारे पास तो कौन सी क्वेश्चन थी बताओ, हमारे पास जो क्वेश्चन 10 थी, आप ये बताओ μ1 dn1, आप बताओ dg कांस्टेंट tp पे क्या होता है, μ1 dn1, μ2 dn2, ये होता है ना हमारे पास भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो ये क्या है dg एट कांस्टेंट tp, और ये भी क्या है dg एट कांस्टेंट tp, तो भाई आप ये बताओ कि यहाँ पर कौन है μ dn1, यहाँ भी कौन है μ dn1, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो इक्वेशन 10 में और 13 में क्या अंतर है, 10 में बताओ क्या है, ये तो है पहले पोर्शन तो है, लेकिन ये बाद वाला पोर्शन इसके अंदर नहीं ना भाई, तो ये वाला पोर्शन कौन सी क्वेश्चन में नहीं है, 10 में नहीं भाई, मतलब होना हो तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन 10 में अगर मैं ये बोल दूँ कि दिस, इसको मैं ले दूँ ब्रैकेट में और प्लस में बोल दूँ 0, क्या बोल दूँ भाई 0, इसका मतलब क्या है कि ये बाद वाला पोर्शन क्या है बताओ, 0 के बराबर, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, भाई इसमें तो क्या है, इसमें यहाँ पर देखो दो ब्रैकेट है, कौन कौन सी, डी टी पी पे क्या है, एक तो ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट तो वहाँ भी है, लेकिन इस ब्रैकेट की एंटिटी वहाँ पर नहीं ना, तो आप क्या मान लो भाई कि ये ब्रैकेट की एंटिटी वहाँ पर है ही नहीं भाई, यानी ये पक्की बात क्या है 0, अरे बोलो भाई, मतलब अगर आप इस 13 को 10 से कंपेयर करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 10 में ये वाला पोर्शन नहीं होता, नहीं होता ना ये वाला पोर्शन, नीचे वाला, तो उसको आप 0 मान लो, तो क्या होगा, मैंने 0 पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, तो n1 dμ1, n2 dμ2 प्लस n3 dμ3 क्या है मेरे पास 0 आ गया ना, तो ni dμi मेरे पास क्या आ गया 0, इसे बताओ क्या बोलते हैं, गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन, नहीं है क्या आपको। अब बताओ क्या देखते हैं इसकी भाई, फिजिकल सिग्निफिकेंस। आप ये मानो भाई आपके पास दो कंपोनेंट है, तो बताओ गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन क्या होती है, n1 dμ1, अरे भाई n1 dμ1 प्लस n2 dμ2 प्लस n3 dμ3, isn't it, तो दो भाई, तो अगर दो ही कंपोनेंट तो मेरे पास क्या जाएगा, अगर दो कंपोनेंट हो तो क्या हो जाएगा, n1 dμ1 प्लस n2 dμ2, नहीं है ना आपको। अब n2 dμ2 साइड फेंक दो तो क्या आ गया, n1 dμ1 शुड बी इक्वल टू n2 dμ2 माइनस का, तो dμ1 क्या आ गया मेरे पास, तो मेरे पास dμ1 क्या आ गया, माइनस n2 बाई n1 dμ2,
इसकी वजह से क्या मालूम पड़ गया भाई कि μ1 का केमिकल पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, μ2 के केमिकल पोटेंशियल के। भाई μ1 का केमिकल पोटेंशियल का रेट क्या होता है भाई, μ2 के केमिकल पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, और N2/N1 उनका मोलर रेशियो। नहीं बात आपको पल्ले पड़ गया, ये नहीं कि भाई यहाँ से हमको पल्ले पड़ गया कि सारे के सारे केमिकल पोटेंशियल क्या करते हैं आपस में, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली क्या होते हैं, डिपेंडेंट। नहीं समझे बात भाई, अगर एक का केमिकल पोटेंशियल बढ़ेगा ना तो दूसरे का केमिकल पोटेंशियल घटेगा, चेंज होएगा। नहीं आना आपको समझ में? अरे बोलो भाई। ओके, अब आप मुझे बताओ भाई, और बताओ क्या इसका भाई, आप बताओ डीजी क्या होता है भाई, डीजी का बताओ, हमारा फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट। अरे भाई पी और एन, अगर आपने एन और पी क्या कर दिया बताओ, अगर आपने एन और, आप एक बार काम करो, अरे बोलो भाई, अगर हमारे पास क्या क्लोज सिस्टम, ठीक है, तो इक्वेशन 3 कहाँ है बताओ भाई, अरे बोलो भाई, आप ये बताओ, ये हमारे पास क्या भाई इक्वेशन 3, ठीक है, तो इसमें अगर जो क्लोज सिस्टम होएगा ना तो उसमें बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अरे बोलो भाई, तो ये और ये टर्म बचेंगी, कौन कौन सी भाई, कर्ली जी बाई कर्ली टी पी, और टोटल नंबर ऑफ मोल आप क्या कर दो भाई, कांस्टेंट। तो ये बताओ मेरे को क्या देगा, कैपिटल एन, ये क्या हो जाएगा, पी और एन, और ये क्या देगा, टी और एन कांस्टेंट। तो आप ये बताओ भाई, बताओ मेरे पास क्या है, तो कर्ली जी बाई कर्ली टी पी, और यहाँ पर क्या था, N1 N2 N3 था ना भाई, सारे कांस्टेंट कैपिटल एन। भाई ओवरऑल क्या करो, उसको कांस्टेंट कर दो, टोटल नंबर ऑफ मोल। अब बताओ क्या मेरे पास, तो भाई अब बताओ कर्ली, ये तो होता है डीजी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, आ गया ना यहाँ से। अब बताओ डीजी का एक फॉर्मूला और होता है, बताओ कौन सा, VDP माइनस SDT। आप इन्हें कंपेयर करियो भाई, बताओ आप VDP माइनस SDT आप कंपेयर करो, तो DP यानी होना हो V किसके बराबर है, कर्ली जी बाई कर्ली पी। अरे भाई कंपेयर करो, DG, ठीक है, VDP यहाँ पर DP यहाँ ना, तो कर्ली जी बाई कर्ली पी, कांस्टेंट T और कांस्टेंट N किसके बराबर भाई, अरे ये टर्म को आप VDP से कंपेयर करियो भाई, DP कि ये टर्म V के बराबर नहीं है क्या, और DT, तो माइनस S किसके बराबर है, तो बताओ भाई, तो कर्ली जी बाई कर्ली पी, कांस्टेंट T और N पे क्या आएगा, V, और कर्ली जी बाई कर्ली टी एट PN पे क्या आएगा, माइनस S। नहीं आएगा आपको भाई, अरे बोलो। तो यहां से आपको मालूम पड़ गया वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर इन क्लोज्ड सिस्टम। नहीं आया आपको भाई, और इन दोनों को यूज करके भाई हम और भी बहुत सारे थर्मोडायनामिक रिलेशन तैयार कर सकते हैं। आसान है कि मुश्किल है? अब बताओ क्वेश्चन इसके ऊपर, द एक्सप्रेशन बताओ भाई, कर्ली जी बाई कर्ली टी एट PN क्या होता है, कर्ली जी बाई कर्ली टी एट PN क्या होता है, मैंने अभी पढ़ाया था आपको, माइनस S क्या होता है, क्या आएगा, अरे कर्ली जी बाई कर्ली पी को क्या बोला मैंने, PN भाई, फिर तो B आ गया ना आंसर हमारा, मैंने गलत तो लिख दिया, ये कर्ली जी बाई कर्ली टी है, ठीक है, एट PN पे है, तो क्या आएगा भाई, माइनस S आएगा, ये आएगा आंसर हमारा। नहीं आया क्या, बताओ कुछ बात आपको पल्ले पड़ी? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।